नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम लो आया चुनाव और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। कांग्रेस ने 5वीं सूची जारी कर दी है। राजस्थान के 4 नाम घोषित किए हैं। लो आया चुनाव में आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। अनिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, राजस्थान की 4 सीटों को लेकर के कांग्रेस की सूची जारी की गई है। कांग्रेस ने 4 नाम घोषित किए हैं, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद। चारों सीटों पर आपकी क्या एनालिसिस है वो जानना चाहते हैं। ये जो चेहरे हैं, प्रहलाद गुंजल को कोटा सीट से मैदान में उतारा है। कोटा में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, उनके सामने प्रहलाद गुंजल बीजेपी से ही शामिल हुए, उनको उतारा गया। क्या कहेंगे कोटा सीट को लेकर? प्रहलाद गुंजल भाजपा के खांटी नेता थे। शांति धारीवाल के सामने चुनाव लड़ा उन्होंने और हार गए विधानसभा चुनाव। बहुत थोड़े से मार्जिन से हारे जी। प्रहलाद गुंजल हाड़ौती में जो बीजेपी की राजनीति है उसमें बराबर के 3 नेता होते थे, ओम बिरला, प्रहलाद गुंजल और भवानी सिंह राजावत। एक समय में ये संसदीय सचिव बनाए गए, वसुंधरा राजे की सरकार में आगे बढ़े। बीच में प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे के खिलाफ हो गए थे जी। फिर बाद में वसुंधरा राजे के समर्थन में चले गए। ओम बिरला ऑलमोस्ट वसुंधरा राजे से असहमत होते हुए केंद्रीय नेतृत्व के पक्ष में ज़्यादा घुल मिल गए, ज़्यादा शामिल हो गए, तो उनको लोकसभा चुनाव जीतने के बाद फिर लोकसभा अध्यक्ष बनाने का भी उपक्रम किया आलाकमान ने, और वो अत्यधिक विश्वस्त हो गए। और प्रहलाद गुंजल जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उनका ऐसा मानना है कि ओम बिरला के समर्थकों ने उनका समर्थन नहीं किया। और हाड़ौती की राजनीति में ये भी कहा जाता है कि ओम बिरला और शांति धारीवाल ने दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला रखा है, एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट हैं दोनों, इसलिए शांति धारीवाल जीत गए, प्रहलाद गुंजल हार गए। प्रहलाद गुंजल बीजेपी में अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था उनकी अनदेखी है, और जो बीजेपी में आला कमान के सबसे नज़दीक व्यक्ति है वही जब उनके खिलाफ है तो कैसे उनको कोई आगे बढ़ने की राह मिल सकती बीजेपी में। प्रहलाद गुंजल और भी बहुत सारे कारण हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता यहाँ। उन कारणों से कांग्रेस में शामिल हो गए, और मैंने जिस दिन शामिल हुए उसी दिन कह दिया था कि इनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, तो वही आज फलीभूत हो गया, वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब जितने गुर्जर मतदाता हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस बात को, कोटा बूंदी की सीट पर, और जितने मीणा मतदाता हैं कोटा बूंदी की सीट पर जी, चूंकि कांग्रेस ने हरीश मीणा को टिकट दिया है पड़ोस की सीट पर, टोंक सवाईमाधोपुर पर, जो वर्तमान एमएलए भी हैं, डीजी पुलिस रहे हुए हैं, नमो नारायण मीणा के छोटे भाई हैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी टोंक सवाईमाधोपुर से एमएलए एमपी रहे हैं। इसलिए मैं ये अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि प्रहलाद गुंजल को टिकट देने के बाद, हरीश मीणा को टिकट देने के बाद, अगर गुंजल और हरीश मीणा ने हाथ मिलाकर साथ काम किया, क्योंकि दोनों एक पार्टी से हैं जी, और कोटा बूंदी सीट से रामनारायण मीणा भी सांसद रह चुके हैं जो विधानसभा उपाध्यक्ष भी बने थे, इसलिए मीणा भी वहां जीत चुका है कोटा बूंदी की सीट से। तो मीणा गुर्जर युति अगर बन गई कोटा बूंदी की सीट पर और टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर, तो इन दोनों सीटों पर बीजेपी को टक्कर लेना मुश्किल होगा, आसान नहीं रहेगा। चुनाव कठोर हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा मुकाबला। ये मैं कहना चाहता हूं। प्रहलाद गुंजल के मायने ये हैं कि प्रहलाद गुंजल के टिकट से टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर हरीश मीणा को बल मिल सकता है। हालांकि वहां से सुखबीर जौनपुरिया को टिकट दिया है, पुराने सांसद हैं, गुर्जर हैं, लेकिन फिर भी सचिन पायलट भी चूंकि टोंक से हैं, और सचिन पायलट और अशोक चांदना और प्रहलाद गुंजल, इन 3 की जो फॉलोइंग है, वो फॉलोइंग भी अगर एक साथ हो गई जी, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जी, तो मान के चलिए कि बीजेपी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से आपने जिक्र किया शांति धारीवाल और ओम बिरला, सॉफ्ट उनका कॉर्नर है, तो ऐसे में धारीवाल के सामने गुंजल ने चुनाव लड़ा और अब गुंजल कांग्रेस में आ गए हैं और कांग्रेस में सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या धारीवाल का उतना सपोर्ट उनको मिल पाएगा पूरा खुल करके? धारीवाल के सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है प्रहलाद गुंजल को। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, धारीवाल को जो वोट मिलते हैं, अगर 100 वोट मिलते हैं तो उनमें 80 वोट कांग्रेस के हैं, धारीवाल के वोट नहीं है। वहां पर 20 वोट ही है धारीवाल के।
वो वोट शिफ्टिंग करा सकते हैं, तो 100 में से 20 वोट की शिफ्टिंग बमुश्किल करा पाएंगे। वो वैश्य वर्ग के वोट होंगे, वो ओम बिरला के साथ वैसे भी जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, वो वैसे भी ओम बिरला के साथ जाएंगे वैश्य वर्ग के लोग जो धारीवाल के वोटर थे। लेकिन 80 वोट धारीवाल के पास मुस्लिम हैं और दूसरे एसटी के हैं, वो वोट कांग्रेस के वोट हैं। इसलिए प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद प्रहलाद गुंजल धारीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां से खुद भी वोट लेकर आए थे बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में, हालांकि वो वोट उनके अब बीजेपी वाले जो उनके शांति के खिलाफ उनको मिले थे, वो भी उनको पूरे मिल जाए ऐसा नहीं होगा जी। ओम बिरला को जाएंगे वो वोट, क्योंकि वो बीजेपी के वोट थे इनके पास जी। उनके पास कांग्रेस के वोट थे, वो शिफ्टिंग हो सकती है। लेकिन खुद शांति धारीवाल वोटों को शिफ्ट करवा पाए, ये संभव नहीं लगता मुझे ज़्यादा। इसलिए प्रहलाद गुंजल जब चुनाव लड़ेंगे, अगर रामनारायण मीणा उनका साथ देते हैं, अगर दूसरे लोग वहाँ पर उनका साथ देते हैं कांग्रेस के, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी का भी एक बड़ा वर्ग उनका साथ देगा, तो वो चुनाव को मुकाबले का चुनाव बना पाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन बात करें अजमेर की, अजमेर में मुकाबला कड़ा हो गया है। डेयरी अध्यक्ष को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। यहाँ भी एक नए प्रयोग की अगर देखें कि कांग्रेस ने पिछली बार रिजू झुंझुनवाला को मैदान में उतारा था और इस बार रामचंद्र चौधरी अजमेर डेयरी के अध्यक्ष उन्हें मैदान में उतारा है। क्या कहेंगे अजमेर सीट को, क्योंकि अजमेर का काफी इनपुट आपको आता है। रामचंद्र चौधरी 34 साल से अजमेर डेयरी के चेयरमैन है जी, 34 ईयर्स से जी। रामचंद्र चौधरी हस्बैंड मेमोरियल स्कूल जो सूचना के एग्जाम चौराहे पर है अजमेर में, वहाँ फिजिक्स के टीचर थे जी। वहाँ से राजनीति में आए। रामचंद्र चौधरी परशुराम मदेरणा के बहुत करीब थे। परशुराम मदेरणा के करीब होने की उन्होंने कई बार इस बात की सजा भी भुगती कि उनको टिकट मिलते मिलते रह गया जी। कई बार उनको मसूदा से उनका अच्छी पकड़ है, वहाँ से उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा तो हार गए। और वो हमेशा एक तरह से कभी भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। जब कांग्रेस जीत रही थी तब उनको टिकट नहीं मिला, और जब कांग्रेस हार रही थी तब उनको टिकट मिला। तो इसलिए आज जो उनको टिकट मिला है, 34 साल से डेयरी चेयरमैन, पूरे अजमेर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक गांव में उनके चेहरे को लोग जानते हैं। दुग्ध उत्पादक जी। अजमेर डेयरी को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, कितनी उन्नति की है। घी बनता है, आइसक्रीम बनती है, पता नहीं क्या क्या बनता है। अजमेर डेयरी का काम उन्होंने बहुत मेहनत से किया। एक चींटा नहीं है उन पर बेईमानी का जी। एक चींटा भर आरोप कभी उन पर नहीं लगा जी। और वो सॉफ्ट नेता ऐसे हैं जाट होने के बावजूद कि उनको अन्य जातियों के लोग अजमेर शहर में भी प्यार करते हैं, समर्थन देते हैं। उनके बीच उठना बैठना है। वो कभी वैश्य वर्ग के बीच बैठे तो लगता नहीं है कि गैर वैश्य हैं जी, या ग्रामीण समुदाय के हैं, किसान समुदाय के, ऐसा लगता नहीं है जी। ये जो जाट समुदाय है अब उसको फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि भागीरथ चौधरी वर्तमान सांसद है, निवर्तमान सांसद जी। लेकिन विधायक का चुनाव हार गए थे। विधायक का चुनाव तो 1500 वोटों से जी जमानत बचा पाए थे। जी। जमानत ही नहीं बच रही थी उनकी, तीसरे चौथे नंबर पर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया गया उनको। सतीश पूनिया की भी चर्चाएं चल रही थी, हाँ, लेकिन फिर भी उन्हें दिया गया। वो तो बाहरी का मामला हो जाता जी। इसलिए बाहरी और अंदरूनी के मामले में भागीरथ चौधरी की बात मान ली गई। जी। भागीरथ चौधरी को जाट पूरे जिले का वोट देगा या रामचंद्र चौधरी को जाट वोट देगा, एक तो ये सवाल अजमेर में। जी। दूसरा, भागीरथ चौधरी की कोई बीजेपी के रैंक एंड फाइल में भी पॉजिटिविटी नहीं है। जी। बीजेपी के जितने प्रत्याशी, जितने लोग टिकट के दावेदार थे, अधिकांश ब्राह्मण थे। चौधरी डॉक्टर दीपक भाकर भी थे और भी दूसरे थे। उनसे किसी से संवाद नहीं है भागीरथ चौधरी का। और भागीरथ चौधरी के टिकट के बाद में सुरेश टांग जो निर्दलीय विधायक थे और अभी बीजेपी में आ गए, 85,000 वोट लेके आए थे इस बार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में, वो आ भले बीजेपी में गए लेकिन वो अपने वोट शिफ्ट करा पाए भागीरथ चौधरी पक्ष में, ये भी अभी सवालिया निशान है। लेकिन अजमेर की कॉन्स्टिट्यूंसी में किशनगढ़ है, कई कस्बे ऐसे हैं, विजयनगर है, नसीराबाद है, जो प्रो बीजेपी कस्बे हैं। अजमेर शहर की दोनों सीटें भी प्रो बीजेपी हैं। तो इसलिए अदरवाइज बीजेपी की हवा है अजमेर में। लेकिन क्षमा करें जी। लेकिन रामचंद्र चौधरी का व्यक्तिगत प्रभाव, उनकी ईमानदारी, उनका स्नेह, अपनापन, और भागीरथ चौधरी सांसद रहते हुए भी, विधायक रहते हुए भी वैसा व्यवहार नहीं बना पाए पूरे जिले में, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जी। जैसा व्यवहार बिना सांसद रहे भी केवल डेयरी चेयरमैन होते हुए रामचंद्र चौधरी ने बना के रखा। इसलिए अब तो जातिवाद का तो सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों तरफ जाट हैं। अब केवल सवालिया निशान एक है जी,
क्या सचिन पायलट और रघु शर्मा रामचंद्र चौधरी का साथ देंगे? जी ये सवाल है निशान में छोड़कर जा रहा हूं इस बहस के बीच में जी कि अगर रघु शर्मा ने जो सांसद रहे उपचुनाव जीत करके एक बार, और पिछली बार गहलोत सरकार में मंत्री थे, केकड़ी से विधायक थे, अभी चुनाव हार गए, और खुद सचिन पायलट सांसद रहे हैं अजमेर से, जी अगर सचिन पायलट के लोगों ने और रघु शर्मा के लोगों ने जो गैर जाट मतदाता है मूलतः, जी उन्होंने अगर एकजुटता दिखाई कांग्रेस के पक्ष में इन दोनों नेताओं ने, जी तो ये कड़ी टक्कर देंगे भागीरथ चौधरी को। भागीरथ चौधरी खुद टक्कर देने लायक स्थिति में नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के कैंडिडेट है, जी बीजेपी टक्कर देने लायक स्थिति में है। राम मंदिर है, अनुच्छेद 370 है, मोदी है तो मुमकिन है, वगैरह वगैरह तमाम बातें उस बुनियाद पे खड़े हैं। भागीरथ चौधरी को एज भागीरथ चौधरी कोई इवेल्युएट कर ले और जी भाजपा के कैंडिडेट से हटा करके देखे तो शायद 10 बार सोचेगा वोट देने के लिए, लेकिन वो मोदी की पार्टी के कैंडिडेट हैं, इसलिए उनका वजन है, उनका वजूद है। और चूंकि रामचंद्र चौधरी 34 साल से डेयरी चेयरमैन, गांव-गांव में दुग्ध उत्पादक समितियां हैं, उनको जो 2 रुपए का बोनस मिला था वो उनके सुझाव पर अशोक गहलोत ने दिया था पूरे राजस्थान में, और बहुत सारे सुझाव अशोक गहलोत ने माने थे रामचंद्र चौधरी के। लेकिन सचिन पायलट और गहलोत के गुटों में वहाँ बड़ा व्यापक तनाव था, आमने सामने हुए थे। क्या ये दोनों गुट एकजुट होंगे इस चुनाव में, ये सवाल निशान है। अगर एकजुट होंगे, रघु शर्मा और सचिन पायलट ने साथ दे दिया, तो रामचंद्र चौधरी कड़ी टक्कर देने की स्थिति में होंगे बीजेपी को अजमेर में। जी बिल्कुल। ये मैं बताना चाहता हूँ रामचंद्र चौधरी कि एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि उनके सगे दामाद इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान की बीजेपी सरकार में। जी बिल्कुल। बात करें भीलवाड़ा सीट की, मैं सुमित गोदारा का जिक्र कर रहा हूँ। जी सुमित गोदारा कैबिनेट मंत्री हैं और रामचंद्र चौधरी उनके ससुर हैं, जी कांग्रेस से जिनको टिकट मिला है। जी बिल्कुल। भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा में जो पिछले प्रत्याशी थे कांग्रेस के, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब नए चेहरे पर दामोदर गुर्जर पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। इनकी क्या प्रोफाइल है और भीलवाड़ा का जो मुकाबला है वो कैसा आप देख पा रहे हैं? देखिए, भीलवाड़ा में दामोदर गुर्जर का मुझे आज तो कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने नाम सुनने के बाद पूरे भीलवाड़ा में कई नेताओं को फ़ोन किया, पत्रकारों को फ़ोन किया कि दामोदर गुर्जर कौन है। जी मैं नहीं जानता था। जी तो बाद में पता चला कि दामोदर गुर्जर भीलवाड़ा में नहीं है, जी जयपुर में रहते हैं। फिर मैंने इनका प्रोफाइल मालूम किया, देव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चलाते हैं जी जयपुर में। पहले पुलिस की सर्विस में थे, पुलिस सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, फिर कॉलेज खोला, यहाँ पे कई सारे कॉलेज हैं, जयपुर में ही रहते हैं। और लोकतंत्र देखिए कि गुर्जर मतदाता वहाँ पर 2-2.5 लाख के बीच में हैं, इसलिए पार्टी को कोई नहीं मिला। रिजर्वेशन वाला बीजेपी में चले गए, जो पिछली बार चुनाव लड़े वो बीजेपी में चले गए, तो पार्टी कहाँ जाती कहाँ नहीं जाती। धीरज गुर्जर के संपर्क से इन्होंने टिकट ले लिया, धीरज गुर्जर खुद विधानसभा चुनाव हार गए। लेकिन दामोदर गुर्जर संपन्न हैं, पैसे से चुनाव लड़ने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। और चूंकि बहेड़िया बहिष्कार मंच बना हुआ है वहाँ पे भीलवाड़ा में बीजेपी के निवर्तमान सांसद की टिकट देने के खिलाफ, जी इसलिए बहेड़िया विचार मंच, बहिष्कार मंच क्षमा करें, जी अगर बहुत एक्टिव हुआ, पर मैं नहीं समझता कोई एक्टिव होकर कोई तीसरा कैंडिडेट खड़ा करें तो बात अलग है। दामोदर गुर्जर के लिए कोई वोट देने के लिए आएगा। पिछला मुकाबला भी देखें तो 6 लाख से जी, ज्यादा मतों जी। के अंतर से ये जीत इसीलिए हुई थी। कोई वहां से कौन चुनाव लड़ता, 6 लाख के वोटों से बीजेपी जीती थी। जी परंतु मैं फिर कहना चाहता हूं, सुभाष बहेड़िया 2 बार के सांसद, 2 बार के या 3 बार के एमएलए रह चुके, जिन्होंने वसुंधरा सरकार के समय में विधायक रहते हुए लक्ष्मी नारायण राठ को यूआईटी चेयरमैन बनाने के वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री के फैसले के खिलाफ विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया था और 6 महीने या उससे भी ज़्यादा समय तक विधानसभा नहीं गए थे। जी जो अपनी पार्टी से ऐसा खुला द्रोह कर चुके हैं, उनको भी संघ के प्रभाव से, संघ की कृपा से टिकट मिलता है हमेशा। जी संघ की कृपा क्यों है? क्योंकि वो बहुत गुरुनिष्ठ हैं, गुरु पूर्णिमा अच्छी मनाते हैं, तो वो संघ की कृपा से उनको टिकट मिलता रहा। संघ के लोग उनसे बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन वो मैं हमेशा कहता हूं कि भीलवाड़ा का कोई एक काम बता दें जो उन्होंने किया हो सांसद रहते हुए। उनसे प्रेस ने भी सवाल किया था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साहब कोई काम तो बताओ, तो वो मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते रहे, उसमें कोई दो राय नहीं। मोदी सरकार की जो उपलब्धियां वो हैं जी लेकिन वो सुभाष बहेड़िया की उपलब्धि नहीं है सांसद के रूप में। सुभाष बहेड़िया सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल सादा कपड़ों में, स्कूटर पर चलने वाले आदमी, और
उनसे कोई काम बताए तो कहते हैं हमेशा कि यार हमारी सुने कौन, मेरे तो कोई ना सुने, हमारी कहीं ना चल ले। ऐसी बातें मेरे को लोग बताते हैं भीलवाड़ा में जब मैं जाता हूँ। जी तो इसलिए सुभाष बहेड़िया मेरी जानकारी में है कि बहुत ही संपन्न परिवार से हैं, लेकिन उनको आप मिलो, देखो, उनकी सादगी देखो, रहने की भी और चलने की भी, फिरने की भी, तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल लेमैन व्यक्ति है, आम आदमी है। लेकिन वास्तव में आम आदमी नहीं है, वो वैश्य परिवार से आते हैं। बहुत सारे उद्योग धंधे उनके हैं, खाने हैं, मैंने सुना है, मैं खानों के बारे में नहीं जानता, लेकिन व्यवसाय बहुत अच्छा है उनका, और एक समृद्ध परिवार से वो आते हैं। और उनको टिकट मिलेगा तो बीजेपी के लिए, चाहे वो अच्छे हैं, पार्टी जनता के लिए नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए फिर भी मुश्किल सीट नहीं है ये। जी मैं फिर कहना चाहता हूँ 6 लाख वोट सीट हो सकता है इस बार कम से जीतो, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत अच्छी सीट है, आसान सीट है। लेकिन अभी सुभाष बहेड़िया को टिकट मिला नहीं है। जी झुंझुनवाला का नाम भी चल रहा है, दामोदर अग्रवाल का नाम भी चल रहा है जी। और बहेड़िया बहिष्कार मंच जो चल रहा है वो लगातार विरोध कर रहा है। तो जैसे भीलवाड़ा में क्रांति हुई थी विधानसभा चुनाव में, विट्ठल शंकर अवस्थी को टिकट मिला पार्टी का, जनता ने बगावत की, घर से उठाकर लाए एक निर्दलीय व्यक्ति को, गौ सेवक को चुनाव जिताकर भेज दिया। ऐसी कोई क्रांति फिर ना हो जाए, ये डर आलाकमान को सता रहा है। इसलिए बहेड़िया का टिकट अब तक रुका हुआ है, सब डिक्लेयर हो जाने के बावजूद भी। जी बिल्कुल। तो ये दामोदर गुजर कहाँ से ढूंढ के लाए दूर की कौड़ी, कांग्रेस आलाकमान किस समीकरण से मिला, भीलवाड़ा के लोगों को भी पूछना पड़ेगा कि दामोदर गुजर है कौन। शायद गुजर समाज के लोग जानते होंगे। ये देवनारायण बोर्ड में मेंबर थे पिछली गहलोत सरकार में, और देव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जयपुर में चलाते हैं, कई कॉलेजेस हैं इनके। पहले पुलिस की सेवा में थे, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। जी बिल्कुल। राजसमंद सीट की बात करें, राजसमंद की ऐसी सीट है जहां पर दिया कुमारी चुनाव लड़ी थी, अभी उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की सरकार में। कांग्रेस ने सुदर्शन रावत को मैदान में उतारा है। राजसमंद सीट को लेकर के क्या कहेंगे? सुदर्शन रावत पिछली विधानसभा में विधायक थे भीम से, इस बार विधानसभा चुनाव हार गए। कंपेरेटिवली नौजवान चेहरा है और उस रावत कम्युनिटी को बिलोंग करता है जो भीम, कुंभलगढ़ और ब्यावर इलाके में बहुत बड़ी संख्या में है। सुदर्शन रावत के पिताजी लक्ष्मण सिंह रावत रावतों के नेता थे। वो गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं जी। एक बात। दूसरी बात, सुदर्शन रावत के दादा मेजर फतेह सिंह ब्यावर से बहुत साल पहले, 40-50 साल पहले की बात, तब एमएलए रह चुके हैं ब्यावर से। और मेजर फतेह सिंह का रुतबा चलता, नाम चलता था उस जमाने में जी, रावतों में नहीं, गैर रावत में भी। मैं मेजर रावत फतेह सिंह से भी मिला हुआ हूँ जी, और लक्ष्मण सिंह रावत से तो मिला ही हूँ कई बार। तो ब्यावर इसमें आता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ जी। ब्यावर इसमें आता है। ब्यावर में अभी रावत विधायक है शंकर सिंह रावत बीजेपी के, जो लगातार जीत रहे हैं 3 बार या 4 बार से। वो रावत होने के कारण जीत रहे हैं, उनका भी कोई जनसेवा का रिकॉर्ड नहीं है जी। पर रावत खड़ा होता है तो रावत खतरे में है, क्योंकि अजमेर से 5 बार रावत सांसद रहे हैं राजा सिंह रावत जी, जिन्होंने अजमेर के लिए कोई काम नहीं किया। पर 2.5-3 लाख रावत वोट थे पूरे अजमेर में, तब ब्यावर अजमेर में शामिल था जी, लोकसभा सीट में जी। तो वो रावत होने के कारण जीतते रहे। आज भरे से सुरेश रावत पुष्कर से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन रावत कैंडिडेट जब होगा तो राजसमंद जाकर वो रावतों को, गैर रावत को वोट देने के लिए नहीं मना पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपको जी। लक्ष्मण सिंह रावत, मेजर फतेह सिंह की जो लीगेसी है वो सुदर्शन रावत के पास में है। सुदर्शन रावत इस बार विधानसभा चुनाव भले हार गए, लेकिन ब्यावर, भीम, कुंभलगढ़ में वो अच्छी स्थिति में होगा। सीपी जोशी का आशीर्वाद उनको मिल गया, जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, भीलवाड़ा से सांसद रहे। सीपी जोशी का आशीर्वाद अगर मिल गया सुदर्शन रावत को, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को जी, कि मेड़ता और डेगाना नागौर जिले की 2 सीटें राजसमंद में आती हैं जी, और जैतारण राजसमंद में आती है। जैतारण में माली बहुल है, वहाँ से माली विधायक के कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन जो जाट हैं, क्योंकि महिमा सिंह को टिकट मिला है जो वर्तमान विधायक की पत्नी है राजसमंद से, जी, उन्होंने हराया था सीपी जोशी को। तो सीपी जोशी अपने को हराने वाले की पत्नी के खिलाफ तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ सक्रिय होंगे, ऐसा मेरा मानना है जी। तो राजसमंद, नाथद्वारा, भीम, कुंभलगढ़, ब्यावर, डेगाना, मेड़ता और जैतारण, ये 8 विधानसभा सीटों से बनके जो हुआ है, बड़ी कॉम्प्लेक्स सीट है। कई जातियों के वोट हैं, एक जिला नहीं है, 4 जिले हैं
अलग अलग जिलों में अलग अलग लीडर हैं। ऐसे में जो बेस राजपूतों का वहाँ था, जी दिया कुमारी जिसकी वजह से जीती थी, और पहले भी कांग्रेस से एक राजपूत जीतते रहे, तो वो बेस तो महिमा सिंह के साथ होगा। उनके पति वहाँ से विधायक भी हैं, जी किरण महेश्वरी की बेटी वहाँ से विधायक हैं राजसमंद से, उनका सपोर्ट मिल सकता है। वैश्य वर्ग भी दे सकता है उनको, क्योंकि वैश्य वर्ग आमतौर पर बीजेपी के साथ जाता है वहाँ का। जी ब्राह्मण वर्गों में भी सीपी जोशी की सक्रियता से बंटवारा हो सकता है, पर जो डेगाना का जाट है, जो मेड़ता का जाट है, और जो जैतारण के लोग हैं वहाँ भी जाट हैं, ये महिमा सिंह के साथ जाएंगे, इसमें मुझे संशय है। जी तो इस क्षेत्र में राजसमंद में कांग्रेस की योजना ये रही होगी कि एससी एसटी मुस्लिम, मेरता में बहुत मुस्लिम वोट है, जी। बहुत मुस्लिम वोट है, और जाट और रावत, जी ये बड़ा जातिवाद वाला मामला है इस इलाके में। मैं जानता हूँ पूरे नागौर के इलाके में जातिवाद है, जी और पूरे ब्यावर से लेकर के और भीम कुंभलगढ़ तक बड़ा जातिवाद है रावतों में। तो ये अगर जातिवाद पर वोट पड़े तो ये भी एक टक्कर वाली सीट हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। 4 सीटें डिक्लेयर की कांग्रेस ने, चारों सीटों पर 4 नए चेहरे उतारे हैं। 3 पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है बीजेपी और कांग्रेस की। अजमेर की बात करें, भागीरथ चौधरी के सामने रामचंद्र चौधरी, 2 चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं अजमेर में। कोटा की बात करें, ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, उनके सामने बीजेपी से ही शामिल हुए प्रहलाद गुंजल सामने हैं। राजसमंद की अभी आपने बातचीत की। 3 सीटें ऐसी है जिनमें आमने सामने प्रत्याशी आ चुके हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के बाद में ये प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो क्या मानते हैं कि ये बीजेपी की लिस्ट को देख करके कांग्रेस ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये नामों का डिक्लेरेशन किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के 3 नाम तो पहले से तय थे। जी ये मैं जानता था। रामचंद्र चौधरी, चूंकि रघु शर्मा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, विकास चौधरी एमएलए हैं। भागीरथ चौधरी का नाम आने के बाद विकास चौधरी भी चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं थे, जो एमएलए हैं अभी वर्तमान किशनगढ़ से। इसलिए कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था, और रघु शर्मा से मेरी खुद से बात हुई, वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। रामचंद्र चौधरी 34 साल से सक्रिय राजनीति के व्यक्ति हैं, आम आदमी जैसे लगते हैं, बिल्कुल सादे कमीज पजामे में वैसे के वैसे हैं। मेरे ख्याल 34 साल से उन्होंने कभी ड्रेस भी नहीं बदली। जी तो वो बहुत सरल आदमी है। वो टिकट मांग रहे थे, जुझारू हैं और इलाके में पहचान है, चेहरा जानते हैं लोग उनका। जी कांग्रेस में टिकट तय था, प्रहलाद गुंजल का टिकट तय था, जब उनको बीजेपी से कांग्रेस में लाए थे तो उस दिन तय हो गया था। और सुदर्शन रावत का टिकट तो 1 महीने पहले से तय था। जी उनको बुला के अशोक गहलोत कह चुके थे कि सुदर्शन तेरे को चुनाव लड़ना है। उन्होंने कई विधायकों से, विधायक का सभा का चुनाव हारे हुए लोगों से बुला कर पूछा था, जिसमें सीकर में भी किसी से पूछा था विधायक से। जी तो जिन्होंने ना करी उनको अलग किया, लेकिन जो लड़ने को तैयार हो गए उनको पहले से अलर्ट कर दिया था। दामोदर गुजर नाम नया है, क्योंकि भीलवाड़ा में कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं था। अक्षय त्रिपाठी पहले हार चुके चुनाव, यूआईटी चेयरमैन रहे हुए, अब वो ब्राह्मण कह करके चुनाव लड़ लें, या गांधीवादी विचार मंच, ऐसे कई सारे नाम ले लेते हो आप। जी लेकिन इस चुनाव में जितना बड़ा पैसे का रोल होगा जी और जातिवाद का रोल होगा, ब्राह्मण समाज के बारे में कांग्रेस को ये भरोसा नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का साथ दे पाएगी। जी हालांकि विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण प्रत्याशी के हारने के बाद भीलवाड़ा का ब्राह्मण बड़ा कसमसा रहा है, और विधानसभा की सीट पर भी, लोकसभा की सीट पर भी चाहते थे कि वो ब्राह्मण को मिले, लेकिन वो नहीं मिल रहा। बहेड़िया, रिजू झुनझुनवाला, दामोदर अग्रवाल में से किसी एक को मिलेगा, और बहेड़िया का जितना विरोध है उसको देखते हुए हो सकता है रिजू झुनझुनवाला को, चूँकि उनके दादाजी ने औद्योगिक विकास की नींव 67-68 में रखी थी भीलवाड़ा में। जी भीलवाड़ा का जो विकास हुआ औद्योगिक, उसकी शुरुआत झुनझुनवाला ग्रुप ने की थी। भीलवाड़ा स्पिनिंग लगाई, राजस्थान स्पिनिंग लगाई, उसके बाद गुलाबपुरा की खारी ग्राम जो मिल है, कई हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। उनके दादाजी पिताजी ने उस लिगेसी के प्रतिनिधि हैं रिजू झुनझुनवाला। इसलिए वो एक उद्योगपति के नाते, क्योंकि भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी है, जी भीलवाड़ा में हजारों की संख्या में, लाख की संख्या में मजदूर होंगे जो उद्योगों में काम करते हैं। उद्योगपतियों के हाथ में उनका माइंड गवर्न कर सकते हैं, ऐसी स्थिति होती है। जी तो एक उद्योगपति समझकर उनको भी टिकट देने की सोची जा सकती है। पिछला चुनाव उन्होंने अजमेर से कांग्रेस से लड़ा था, तब भी वो भीलवाड़ा से ही लड़ना चाहते थे कांग्रेस से, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। अब वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी अब उनको भीलवाड़ा से अगर टिकट देगी तो पता चल जाएगा शाम तक, मेरे ख्याल से, या कल सुबह तक। जी लेकिन फाइनल इन 3 में से एक होना है। और बाकी जो आज घोषित हुए प्रत्याशी, इनमें दामोदर गुजर को छोड़कर जी मैं 3 प्रत्याशियों की
पॉलिटिकल जो हैसियत है, जी राजनीतिक हैसियत, जी उससे कन्विंस उनको टिकट के दावेदार होने चाहिए थे, टिकट उनको मिलना चाहिए था। ऐसे लोग हैं। जी और हार जीत, मोदी लहर, मोदी है तो मुमकिन है, अनुच्छेद 370, राम मंदिर, ये सब बातें होंगी। इसके बावजूद भी अगर कोई चुनाव लड़ने का कांग्रेस से हौसला दिखा रहा है, तो अगर वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे तो लोकतंत्र के स्वस्थ रहने की गारंटी होगी। जी बिल्कुल। कांग्रेस ने 25 में से राजस्थान की 22 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। 2 सीटें अब तक गठबंधन का खुलासा हो चुका है। कांग्रेस गठबंधन में जा रही है 2 सीटों पर। नागौर सीट की बात करें तो आरएलपी के साथ, जो कि पार्टी पिछली बार बीजेपी के साथ में गठबंधन में थी, उस पार्टी को अब की बार कांग्रेस गठबंधन कर रही है। और बात करें सीकर की तो सीपीएम को शामिल कर लिया गया है। सीकर पर की सीट पर सीपीएम का प्रत्याशी होगा। एक सीट बची है बांसवाड़ा, जहां पर भी बाप को लेकर के अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि बाप का प्रत्याशी हो सकता है चुनावी मैदान में। तो ऐसे में क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस इस बार गठबंधन के साथ में जा रही है? 24 सीटों पर डिक्लेरेशन हो चुका है, 1 सीट अभी बाकी है। इस बार गठबंधन कांग्रेस कर रही, बीजेपी नहीं कर रही है। क्या कहें? देखिए, कांग्रेस बीजेपी में 2.3% वोटों का अंतर रहा है। जब बीजेपी 115 सीट लाई है 200 में से और कांग्रेस 70-71 सीट लाई है, तो वोटों का अंतर है 2% मात्र, 2-2.5% से कम, 2.39% ऐसा कुछ अंतर है। जी कांग्रेस ने इस अंतर को पाटने के लिए सीपीएम और हनुमान बेनीवाल का सहारा लिया। जी ये एक अद्भुत राजनीतिक पहल है। अद्भुत कह रहा हूं मैं आपको। जी जो पार्टी विधानसभा की 200 सीटों में से एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीती, जी सीपीएम, उसको लोकसभा की 1 सीट दे दी। जी और वहां जहां 8 में से 4-5 सीटें आप जीत के आए हो, खुद कांग्रेस जीत कर आई है। डोटासा जीते हैं, फतेहपुर शेखावटी जीती खुद है, पीसीसी चीफ उस इलाके में आते हैं। पर उनको माथे पड़ रही थी कि वो लड़े चुनाव, जी तो उनको नहीं लड़ना था, उन्होंने सीपीएम पे डाल दी। ये दाता रामगढ़ जीत के आई है कांग्रेस। जी सीकर प्रॉपर शहर की सीट कांग्रेस जीत के आई है। 5 में से 8 में से 4 सीट 5 सीट जीती। फिर उन्होंने सीपीएम को क्यों दे दी, ये किसी के समझ में नहीं आ सकता। जी मैं समझाता हूं। जी यहां पर सीपीएम को सीट देकर कांग्रेस अपने वोट तो डाइवर्ट करने में सफल हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट है वो वोट है जो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, कांग्रेस को ही मिलेगा। सब प्रत्याशियों कांग्रेस को मिला है। जी अगर जाट वोट भी है तो स्वामी सुमेधानंद जी जाट होने के बावजूद भी जाट वोटों की दृष्टि से नहीं जीतते चुनाव। जी वो सन्यासी हैं, बीजेपी के हैं, गौ सेवक हैं, जनता से जुड़े हैं, इसलिए चुनाव जीतते हैं। जी तो जाट वोटों को अगर आप डिवाइड होने से रोकना चाहते हो जी इस लोकसभा सीट पर, जी तो सीपीएम के पास जो वोट है वो सीपीएम के ही हैं। जी वो भले से 5,000 वोट आवे, 25,000 वोट आवे, बिल्कुल। 2 से हारते हैं कई बार हमारा नाम पर, लड़ते हैं चुनाव और जीतते नहीं है, तो भी 25-30,000 वोट। वो पार्टी के डेडिकेटेड वोटर हैं, जी कमिटेड वोटर हैं, कॉमरेड वोटर हैं। तो वो कॉमरेड वोट अगर मिल जाएंगे तो बीजेपी कांग्रेस के बीच में जो अंतर 8 विधानसभा सीट मिलाकर रहा है विधानसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में, वो अंतर सीपीएम पाट देगी। कांग्रेस ने नंबर 1 ये रणनीति पहल की। जी नंबर 2 रणनीतिक पहल जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि चूरू, गंगानगर और बीकानेर 3 सीटों पर कम्युनिस्ट जीतते रहे हैं। जी कम्युनिस्टों का कई बार विधानसभा सीटों पर कब्जा रहा है। जी पवन दुग्गल रहे हैं, सी डूंगरगढ़ सीट से रहे हैं पिछली बार, ऐसे कामरेड जीतते रहे हैं। जी और लोकसभा सीट भी कामरेड जीते हुए हैं वहां से, बीकानेर से। तो वो जो 3 सीटों पर वोटर है सीपीएम का, वहां पर प्रत्याशी नहीं होगा सीपीएम का, तो कांग्रेस को बेनिफिट मिलेगा। सीपीएम का प्रत्याशी नहीं होगा, ऑब्वियस है। विधानसभा चुनाव में था, वोट कटे थे। जी तो एंटी बीजेपी वोट सारे पोलराइज करने के लिए इन 3 सीटों पर जी उन्होंने सीकर की सीट समर्पित कर दी है। जी यहां कांग्रेस को कोई खतरा इसलिए नहीं है कि सीपीएम बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकती, जी एनडीए के साथ कभी नहीं जा सकती। जीत कर आ जाएगी तो भी जी सीपीएम
इंडिया गठबंधन में रहेगी, नहीं रहेगी तो भी बीजेपी के खिलाफ रहेगी। इसलिए इस सीट को सीपीएम को देने में उनको कोई खतरा ये नहीं है कि बाद में एनडीए में मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा जी। बदले में 3 सीटों पर इन्होंने सीपीएम का वोट अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, जिसमें बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू में उनको विशेष फायदा हो जाएगा कांग्रेस को इस एक सीट को देने से। जी। अब आती है बात हनुमान बेनीवाल की, नागौर सीट से। ये भी अजूबा है। जी। 200 में से 1 विधानसभा सीट जीती जी। हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने, खुद हनुमान बेनीवाल, मामूली अंतर से। जी। उनको 1 लोकसभा सीट दे दी, जबकि कांग्रेस के कितने सारे एमएलए वहां से। बिल्कुल। इसके बावजूद खुद हरेंद्र मिर्जा वहां से हैं। जी। तो ज्योति मिर्जा नाथुराम मिर्जा के परिवार से और हरेंद्र मिर्जा रामनिवास मिर्जा के परिवार से, दोनों परिवारों में कांग्रेस में रहते हुए राइवलरी रही है। जी। कांग्रेस में रहते हुए दोनों परिवार एक दूसरे के खिलाफ रहे हमेशा। बिल्कुल। और ज्योति मिर्जा के साथ उनके चाचा और चचेरे भाई और सब आ गए। जी। और अजय किलक भी इधर हैं जो एमएलए हैं, सीआर चौधरी भी इधर हैं जो एमपी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो सब ज्योति मिर्जा के साथ हैं। लेकिन हरेंद्र मिर्जा ज्योति मिर्जा के साथ कभी नहीं जा सकते, कांग्रेस के एमएलए। और हरेंद्र मिर्जा को जिताने में एक योगदान था हनुमान बेनीवाल का, ज्योति मिर्जा को हराना चाहते थे वो भी। जी। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्जा में इस स्तर तक बातचीत हो चुकी है कि ज्योति मिर्जा ने बीजेपी ज्वाइन करते ही कहा था कि पहले बीजेपी के साथ मिलकर मेरे को हरा दिया, अब आके देखो मेरे सामने बताती हूँ। जी। तो इस लेवल पर हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्जा में अदावत है। और एंटी ज्योति मिर्जा सारे लोग पोलराइज होकर हनुमान बेनीवाल का साथ देने की कोशिश करेंगे। एंटी हनुमान बेनीवाल सारे वोटर और नेता जो हनुमान बेनीवाल को आगे बढ़ते हुए देखने के विरोधी थे शुरू से, अब भी विरोधी हैं, वो ज्योति मिर्जा के खाने में आ जाएंगे। परंतु कांग्रेस ने ये सीट क्यों दी? जी। कांग्रेस ने सीट इसलिए दी कि वो या तो हरेंद्र मिर्जा को लड़ाती, उस तरह का कैंडिडेट एक ही हरेंद्र मिर्जा। दूसरी बात ये थी कि हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी से बाड़मेर में पहले उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया जो कांग्रेस ने ले लिया, और उमेदराम को बेनीवाल को अपने यहाँ से टिकट दे दिया कांग्रेस ने। ऐसे 8-10 सीटों पे अपना ऐसा प्रभाव रखते हैं, अजमेर भी इसमें शामिल है, जिसमें वो 20,000 से 50,000 वोट लाने वाले जाट युवा खड़े करते थे। जी। और वो जाट युवा कांग्रेस की हार सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होते, बीजेपी का रास्ता बना जीत का। जी। डिवीजन ऑफ वोट रोकने के लिए, एंटी बीजेपी वोटों को पोलराइज करने के लिए उन्होंने इस सीट को समर्पित कर दिया कि हनुमान बेनीवाल लड़े, कांग्रेस के वोट, मुस्लिम वोट, एससी के वोट हनुमान बेनीवाल को मिल जाएंगे, जाटों को डिवाइड करेगा, तो वो एक लड़ाई लड़ने की स्थिति में आ जाएगा। वर्तमान में एमएलए भी है खींसर से। लेकिन साथ में 7 की जो सीट है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, ऐसी सारी सीटों पर, इसमें मैं जालौर, सिरोही को और पाली को भी शामिल करता हूँ, वहाँ पर अगर कोई हनुमान बेनीवाल की पार्टी का जाट खड़ा हो जाता नौजवान जी, तो कांग्रेस की हार का रास्ता दिखा देता। इसलिए उस वोट कटिंग जो पार्टी थी जी, उसको उन्होंने एक तरह से पुरस्कृत किया। हनुमान बेनीवाल जुझारू नेता है, लड़ेंगे चुनाव और लड़ने में पीछे नहीं छूटेंगे। पहले एनडीए में रहे, लेकिन अभी एनडीए से इतने दूर हो चुके हैं, लगता नहीं कि वापस एनडीए में जाएंगे। बाकी वो ऐसी पार्टी है कि चला जाए तो कोई आश्चर्य ना, लेकिन अभी जो दूरी है किसान आंदोलन के बाद से बनी, उसके बाद से और ज्योति मिर्जा के वहाँ जाने के बाद उनके लिए लगता नहीं है कि वो एनडीए में बीजेपी के साथ कभी जाएंगे। तो कांग्रेस ने सुनिश्चित किया होगा निश्चित तौर पे, और ये भी एक सीट टफ कंटेस्ट में आ गई है। और इस सीट की वजह से 4-5 सीटों पर, जाट प्रधान सीटों पर, कांग्रेस को जो नुकसान होता था उसको बचाया। फायदा है नहीं कह रहा, यही फायदा है कि नुकसान नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। बांसवाड़ा सीट को लेकर के क्या कहेंगे? क्या बाप के साथ में जाएगी कांग्रेस, या फिर उसमें भी प्रत्याशी अभी मंथन चल रहा है उनका? देखिए, वहाँ कांग्रेस मतैक्य नहीं है जी। जो महेंद्रजीत सिंह मालवी चले गए बीजेपी में, वही कैंडिडेट थे कांग्रेस के। उनको हराने के लिए अर्जुन बामनिया बेताब है जी, क्यों कांग्रेस में उनके राइवल थे और एमएलए भी। और दूसरी भी जो रमीला खड़िया एमएलए बन गई हैं, वो सब महेंद्रजीत सिंह मालवी को हारते हुए देखना चाहते हैं जी। लेकिन वहाँ वो महेंद्रजीत सिंह मालवी तभी हार सकते हैं जब बीजेपी का एक सेक्शन जो हकरू मैडा है जी, और दूसरे लोग हैं, वो एक तो महेंद्रजीत सिंह मालवी को स्वीकार ना करें। कांग्रेस से आए हैं, जिंदगी भर हमारे खिलाफ रहे हैं, जी, जिसकी बात वहाँ उठ रही है। जी।
और बाप भारतीय आदिवासी पार्टी जिसके 2 विधायक हैं उसको 1 सीट देगी कांग्रेस। तो कांग्रेस ये 1 सीट देकर के उदयपुर की सीट जो एसटी के लिए रिजर्व है जी, वो भी रिजर्व है, जी, जहां से ताराचंद मीणा पूर्व कलेक्टर उदयपुर को उतारा है कांग्रेस ने, जी, उस सीट पर बाप के वोट अगर मिल गए कांग्रेस को तो कांग्रेस वहां टक्कर में आ जाएगी। इसलिए 1 सीट यहां देकर के दूसरी सीट पर, और चित्तौड़गढ़ में भी प्रतापगढ़ में भी जो इलाके में मीणा वोट हैं उन वोटों पर असर पड़ेगा, एसटी आदिवासी के वोटों पर असर पड़ेगा। यदि बाप उनके साथ चली जाती है, फिर बाप चित्तौड़गढ़ में प्रत्याशी नहीं उतारेगी, जी, उदयपुर में प्रत्याशी नहीं उतारेगी, तो 1 सीट को देके वो 2-3 सीटों पर अपना फिर फायदा देख रही है कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस ने गठबंधन किया है, वरना राजस्थान की पॉलिटिक्स तो बाइपोलर ही है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जी, लेकिन 3 ऐसी पार्टियों को कांग्रेस इसलिए तरजीह दे रही है कि इनके वोट 2%, 2.3%, 2.3% हनुमान बेनीवाल के, 2% या 1.97% बाप के, और 0.97% यानी 1% सीपीएम के, 5% वोट मिलकर के अगर कन्वर्ट हो जाते हैं बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस साथ, तो 2.39% का जो अंतर था वो पट ही नहीं जाएगा, बल्कि रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 2-2.5% से कांग्रेस आगे हो जाएगी। कांग्रेस ने इस अंगणित के आधार पर और इस व्यवहारिक जमीनी हकीकत को देखते हुए कि इनके वोट काटने से हम कहाँ डैमेज हो रहे हैं, इनके वोट नहीं काटने से कहाँ हम ऊपर आ रहे हैं, ये देखकर 3 सीटें गठबंधन के लिए सोची है। 2 पर वो गठबंधन कर चुकी, तीसरी पे भी डिक्लेयर होना बाकी है। बिल्कुल सर, चलते चलते अंतिम में आपसे जयपुर और जयपुर ग्रामीण 2 सीटें, जयपुर में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है, प्रताप सिंह खाचरियावास अब प्रत्याशी होंगे, और जयपुर ग्रामीण में बीजेपी ने राव राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। इन दोनों सीटों को लेकर के अंत में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, अब यूं तो मोटे तौर पे हवा बीजेपी की है जी, मंजू शर्मा के पिताजी भंवरलाल शर्मा शायद शासन मंत्री रहे, बड़ा नाम है, संघ के सारे वर्कर रैंक एंड फाइल उनके प्रति समर्पित हैं, श्रद्धेय मानती है उनको, और सब लोग काम में जुट जाएंगे। जी, मंजू शर्मा खुद कितनी सक्रिय रही जनता के बीच, जी, ये सवाल तो उठेगा। बिल्कुल। अगर आप परिवारवाद का विरोध करते हो तो आपने राजसमंद में किसको टिकट दिया है, जयपुर में किसको टिकट दिया है? जी, एक बात, मंजू शर्मा खुद राजनीति में सक्रिय रहती हैं और कुछ करती हैं, वो तो हमें नहीं नजर आया ऐसा 5 साल में। तो वो उनके पिता की को एक तरह से आदरांजलि प्रस्तुत करने के लिए बीजेपी ने टिकट दिया है। जी, और निर्विवाद रहेंगी, और महिला चेहरा है, जी, निर्विवाद भी रहेंगी वो, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, लेकिन सामने जो प्रताप सिंह खाचरियावास आ गए अब, जी, ये बहुत जुझारू लड़ाके किस्म के व्यक्ति हैं। और देखिए कि भैरव सिंह शेखावत की सरकार में मंत्री थे मंजू शर्मा के पिताजी, जी, और भैरव सिंह शेखावत का भतीजा चुनाव लड़ रहा है मंजू शर्मा के, भंवरलाल शर्मा की बेटी के खिलाफ। जी, यानी कि इनके बाबोसा जी, की सरकार में उनके पिता सा मंत्री थे, बिल्कुल, और आज भैरव सिंह जी का भतीजा कांग्रेस से लड़ रहा है, और नेक्स्ट जनरेशन आमने सामने है। बिल्कुल, ये बड़ी रोचक बात है। दूसरी बात ये, राव राजेंद्र सिंह बहुत ही जीनियस आदमी है, बहुत ही जेंटल आदमी है, लेकिन अब चुनाव का तरीका बदल गया है, उनको समझना पड़ेगा। मैं उनको बहुत अच्छी तरह करीब से जानता हूँ, बहुत सोबर जेंटल आदमी है, अदब से चुनाव लड़ते हैं, और बहुत मतलब सांस्कृतिक व्यक्ति हैं एक तरह से। लेकिन चुनाव के तौर तरीके बदल गए हैं, संस्कार बदल गया है, संस्कृति बदल गई है। राव राजेंद्र सिंह जी आपके सामने अनिल चोपड़ा है, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का नेता रहा हुआ व्यक्ति, यूथ है, बहुत जबरदस्त जवानी है, और वो जाट है, एक जाट वर्सेस राजपूत, एक पूरी इलाके में यहाँ से बानसूर तक, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में झोटवाड़ा भी है और बानसूर भी है जयपुर ग्रामीण में जी। तो आपको पूरी रेस लगानी पड़ेगी, सिर्फ पार्टी के रैंक एंड फाइल से नहीं चल सकते, क्योंकि बानसूर में शकुंतला रावत है, बिल्कुल, इसलिए वहां पर जाट गुजर अगर एक हो गए तो वहां भी आपको तकलीफ पेश आ सकती है। हालांकि मुकाबला भी आपके राजपूत और कई जगह आपके गुजर एमएलए भी हैं भाजपा के, और भाजपा में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वहां से एमपी थे जी। और अभी जोटवाड़ा सीट पे एमएलए हैं, तो जोटवाड़ा सीट उनकी इसी सीट में आती है। लेकिन मैं फिर एक कहना चाहता हूं, राजस्थान के चुनाव में मैं हालांकि पूरी तरह खिलाफ हूं जातिवाद के, लेकिन ये जातिवाद जमीनी हकीकत है। जयपुर ग्रामीण पर जाट और जयपुर शहर में राजपूत जी। ये दो सीटें अगल बगल की एक दूसरे से गलबैया करती, एक ही जिले की समझ लो, एक ही नाम की सीटें जी।
तो इनमें उधर तो राजपूत ले आए आप, इधर ब्राह्मण लाए हैं जी। और ब्राह्मण जयपुर का पूरी तरह प्रो बीजेपी है, पूरी तरह प्रो बीजेपी। जी। वैश्य वर्ग भी पूरी तरह प्रो बीजेपी है, लेकिन वैश्य वर्ग में बड़ा एक वर्ग है जो प्रताप सिंह को एडमायर करता है। वो जी। मंत्री से पिछली सरकार में, अशोक गहलोत सरकार। इसके अलावा वैश्य वर्ग में भी वैश्य समाज को टिकट नहीं देने से पिछले 10-12 साल 15 साल से काफ़ी असंतोष है बीजेपी को लेकर, और कालीचरण सराफ को मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर जी। भी वैश्य समाज अपने आप को आहत महसूस कर रहा है जयपुर में। बीजेपी को इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा। जी। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी को इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा। और प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनाव लड़ना आता है खुद को। जी। वो एक तरह से जुझारू और बिल्कुल बेबाक। हाँ, बेबाक। हालांकि वो आउट स्पोकन है, कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर ले, लेकिन पिछली हार से हो सकता है उन्होंने सबक सीखा होगा। जी। वो अपने दुश्मनों की संख्या कम कर पाए अगर, और पार्टी ने भीतरघात नहीं हुआ। जो पिछले कैबिनेट मंत्री थे जयपुर से, जी। उनको मना लिया, हार, वो चुनाव नहीं लड़े उन्होंने, लेकिन वो अदावत है उनसे, वो अदावत भारी पड़ सकती है। रघु शर्मा जो यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, इसी यूनिवर्सिटी के केकड़ी से एमएलए थे, मंत्री थे पिछली कैबिनेट में, जी। उनका भी जयपुर में प्रभाव है। ऐसे लोगों को वो साथ लेकर चल पाएंगे या नहीं, जी। ये सवाल निशान है। प्रताप सिंह खाचरियावास का चुनाव मंडेगा नहीं। उधर तो आरएसएस की जबरदस्त फौज है, जबरदस्त फॉलोइंग है मंजू शर्मा के साथ में, जी। और ब्राह्मण समाज की एकजुटता भी है। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों के मैदान में आने से कितना रोचक ये मुकाबला होगा, किस प्रकार से ये चुनाव जाने वाला है। लोआया चुनाव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।